औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि कल का जो टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमने मूव करना है अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है आर्थोनॉर्मल सिस्टम्स, और इसके आगे आपके चैप्टर में आएगा आर्थोगोनल सिस्टम, आर्थोगोनल मैट्रिसेस। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आर्थोगोनल और आर्थोनॉर्मल दोनों को कंबाइन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। अगर आर्थोगोनल पहले सेट देखें तो क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है वी, ठीक है, हमने बात की थी कि वेक्टर स्पेस को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सेट में हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं जैसे कि V1 V2 अप टू VM, तो ये जो सेट है हमारे पास एस इज सेट टू बी आर्थोगोनल सेट इफ़ उसकी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, कि अगर हमारे पास ये जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब क्या होगा कि V1 V2 और अप टू Vn, मतलब ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, देन ये जो आपका सेट S है इसको हम क्या करेंगे, आर्थोगोनल सेट। सो S is said to be orthogonal set if all the vectors in the S are mutually perpendicular to each other, then set is said to be orthogonal set. अच्छा, इसके साथ हमारे पास क्या है कि एक और कंडीशन इस तरह से भी इसको स्टेट किया जा सकता है। इसके अलावा ये कि हमारे पास VI डॉट VJ इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मतलब इन दोनों का डॉट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। फॉर एवरी आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, के आई की वैल्यू मतलब एक वी की वैल्यू दूसरी वी की वैल्यू से चेंज हो उसके लिए, और हमारे पास क्या हो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो मतलब ये बात स्टेट हमने पहले ही कर दी कि ये सारे वेक्टर्स जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब आते हैं, ये तो हो गया आर्थोगोनल सेट। तो अगर हम कहें कि आर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, तो इसी एस को हम आर्थोनॉर्मल सेट कह सकते हैं जिसमें V1 V2 अप टू VM वेक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन ये एस आर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा दो कंडीशंस के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, ऑल द एलिमेंट्स विच आर दैट मीन्स वेक्टर्स of S are mutually orthogonal। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, वही बात है कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस हैं, ठीक है, जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका जो डॉट होगा वो हमारे पास वन आना चाहिए, यानी मतलब ऑल द वेक्टर्स ऑफ दिस एस, ठीक है, आर यूनिटरी वेक्टर्स। किस तरह से कि अगर मैं आई का आई के साथ लूँ, वी जे का वी जे के साथ लूँ, तो हमारे पास, या वी के के साथ डॉट लेती हूँ, तो आंसर जो है वो वन आना चाहिए। तब क्या होता है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमें आर्थोनॉर्मल सेट सिस्टम, बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं, आर्थोनॉर्मल सेट बोल सकते हैं। कब, जब ये दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। कौन सी, के ये जो सारे के सारे वेक्टर्स मौजूद हैं इस एस सेट में, तो वो क्या हों, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, यानी VI डॉट VJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी I इज़ नॉट इक्वल टू J के लिए। वहीं जो पहली कंडीशन थी आर्थोगोनल के लिए। एडिशनल क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये आर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है, कि जब हमारे पास सारे जो वेक्टर्स इसमें मौजूद हैं एस में, वो सारे के सारे आपस में क्या हो, यूनिटरी मैट्रिसेस हो, मतलब उनका जो डॉट है वो हमें वन के इक्वल दे, तो तब हम उस एस को या उस मैट्रिक्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं। जब एक कंडीशन फुलफिल हो रही होती है तो उसको आर्थोगोनल सेट बोलते हैं, जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं तो हम उसको आर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। सो नेक्स्ट इसमें चलते हुए जो सब टॉपिक है दैट इज़ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। सो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस किस तरह से कह सकते हैं, हम कहते हैं कि इफ़ वी जो है वो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, देन हम कह सकते हैं कि जो बी है, ठीक है, अगर वो इस वी वेक्टर स्पेस का सब सेट है, देन बी इज़ सेट टू बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्या, कि अगर हमारे पास वी जो है वो एक क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, कि ये सब सेट है ऑफ इस वी का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी है वो बेस है किसका, वी का, वेक्टर स्पेस का। तो अगर हम कहें कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ वी, ठीक है, तो जो बी है वो बेसिकली बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस होगा।
कब? जब इसके ऊपर दो जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, पहली कंडीशन कौन सी है कि बी जो हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये जो बी हमने ली, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब क्या होगा कि वो हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए बेस का तरह काम करेगा। सेकंड क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कौन से होते हैं, वो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, हाँ पिछले सेमिस्टर्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि वी जो हो वो इज़ इक्वल टू स्पैन ऑफ बी हो। मतलब क्या है इस बात का कि कोई भी वेक्टर वी का कोई भी वेक्टर जो है जिसमें v1 v2 v अप टू vn आता है, तो v का कोई भी वेक्टर हम लें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन में b के अंदर मौजूद हो। v का कोई भी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में b में मौजूद हो तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है। किस तरह से, फ़िलहाल इसको थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन जब अभी इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है, तो आर्थोगोनल बेसिस भी होती हैं और आर्थोनॉर्मल बेसिस भी होते हैं। आर्थोनॉर्मल बेसिस, वो बेसिस जिसमें क्या होते हैं कि आर्थो नॉर्मल सेट्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिकली उनकी जो बेसिस बनती हैं वो आर्थो नॉर्मल बेसिस होती हैं। इसी तरह से वो सेट जो आर्थोगोनल सेट्स होते हैं उनकी जब बेसिस इन्वॉल्व होती हैं तो वो हमारे पास आर्थोगोनल बेसिस होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है इसमें कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हों किसी भी वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो होंगे फॉर आर्थोगोनल बेसिस और फॉर आर्थोनॉर्मल बेसिस, दोनों के लिए किस तरह से आप लोग फाइंड करते हो, तो उसका एक टिपिकल फार्मूला है जो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हम क्या फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस बी, वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं आर्थोनॉर्मल के लिए, फॉर आर्थोगोनल फर्स्ट केस आर्थोगोनल के लिए लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल बी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है और बी जो है वो बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस है और जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो v1 वेक्टर v2 वेक्टर करते करते vm वेक्टर तक हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का जो फार्मूला बनेगा वो किस तरह से है कि अगर हम कहते हैं कि हमने इस v जो वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, v इंटू v1 डिवाइडेड बाई v1 डॉट v1 कॉमा v डॉट v2 डिवाइडेड बाई v2 डॉट v2 और v डॉट v3 बाय v3 डॉट v3 एंड करते करते v डॉट vm डिवाइडेड बाय vm डॉट vm। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला है। अगर हम इस वेक्टर स्पेस का विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस b कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहें तो हमारे पास इस तरह का फार्मूला यूज़ होता है फॉर आर्थोगोनल सेट्स। नाउ अगेन फॉर आर्थोनॉर्मल सिस्टम हम अगर कहते हैं कि v हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और b जो है वो बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेसेस हैं जिसमें हमारे पास, और इन बेसिस में जो कि इस वेक्टर स्पेसेस की बेसिस हैं आर्थोनॉर्मल सिस्टम के लिए v1 वेक्टर v2 वेक्टर अप टू vm वेक्टर जो हैं इसमें मौजूद हैं। अब इसके अगर फॉर एग्जांपल हमने इस v के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा था कि आर्थोनॉर्मल सिस्टम तब होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि सारे के सारे वेक्टर जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी, जब हमारे पास vi डॉट vi जो होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे, तब हमारे पास क्या होगी कि वो आर्थोनॉर्मल सेट्स होंगे। तो हमारे पास जो पिछला फार्मूला था हम उसको क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। पिछला फार्मूला किस तरह से था, v डॉट v1 डॉट v1 कामा v डॉट v2 डॉट v2 और इस तरह से क्या था v डॉट vm डिवाइडेड बाय vm डॉट vm। ये हमारे पास क्योंकि vi डॉट vi सबके नीचे आ रहा है, v1 डॉट v1 सेम क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपस में डॉट प्रोडक्ट उनके आ रहे हैं, तो सबके नीचे 1 आ जाएगा। हमारे पास आर्थोनॉर्मल सिस्टम में जब हमने क्या किसी भी वेक्टर स्पेस की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है, v इंटू v1। इसी तरह से चलते चलते हमारे पास क्या आ जाएगा, v डॉट vm। ये हमारे पास फार्मूला है जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू b बेसिस फॉर आर्थोनॉर्मल सिस्टम्स।
सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कि हमारे पास किस तरह से हम जो बेसिस हैं ऑर्थोगोनल बेसिस, उसके ऊपर ये एक न्यूमेरिकल टाइप है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में का भी एक पार्ट है, आप उसको भी इस तरह से समझ सकते हो। जब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे जाएंगे तो थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद मैं उसको एग्जांपल के थ्रू आप लोगों से सॉल्व कराऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, कहते हैं कि इफ़ v इज़ इक्वल टू R3, ठीक है, एंड b इज़ इक्वल टू 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 0 -1 -1 4 -1 2 1 एंड 2। तो हमने क्या शो करना है, दो हमने वैल्यूज़ शो करनी है। यहाँ पे क्या है कि b इज़ एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर R3, और ये जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ये बेसिकली वेक्टर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बेस b, हमने फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पार्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है हमसे। हम हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना था कि b जो है वो ऑर्थोगोनल जो है बेसिस है विद रिस्पेक्ट टू R3। सो टू शो R3 के विद रिस्पेक्ट टू b जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या शो करना होगा कि ये जो b है इट सेल्फ ऑर्थोगोनल हमारे पास सेट है। तो इसके लिए हमने क्या करना, और ऑर्थोगोनल जो सेट होता है वो हमें पता है कि कौन से सेट होता है जिसमें हमारे पास जो जितने भी वेक्टर्स होते हैं प्रेजेंट इन b वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 वेक्टर्स जो हैं उनको बारी बारी ले लेते हैं और आपस में उन सबका डार्ट लेते हैं। तो उनका डार्ट जो है वो अगर ज़ीरो आता है, जो कि आना भी चाहिए, तब क्या होगा कि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि b जो है उसके सारे एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो b जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है। तो इसके लिए हमने डॉट लिया, 1 इंटू -1 आ जाएगा -1 0.4 0 एंड -1 इंटू -1 +1 -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड के साथ भी हमने कर दिया, वेक्टर के साथ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, एंड देन सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर के साथ हमने क्या किया, इसका डॉट लेके इसका आंसर आपके सामने है। सिंपली क्या करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको आपस में प्लस करना है। तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि ये दो वेक्टर्स और ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब ये सारे के सारे वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब जब ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मतलब ये जो बेसिस जिसकी बेसिस हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे लिया गया था v के अंदर, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनके जो डॉट थे वो इक्वल टू 0 आ रहे हैं। सो जैसे कि हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास v डॉट j जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए जब ऑर्थोगोनल हमारे पास मैट्रिसेस हों और उनकी बेसिस के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और साथ में क्या था कि जब हमारे पास क्या हो कि i इज़ नॉट इक्वल टू j। सो जैसे हमने ये प्रूफ किया कि b जो है वो ऑर्थोगोनल है क्योंकि इसका जो डॉट्स हैं वो हमारे सामने हैं, रिजल्ट दे रहे हैं इक्वल टू 0। सो हम ये कह सकते हैं कि b जो है अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या है कि उसके जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ये जो सारे के सारे वेरिएबल्स इसमें पड़े हुए हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और ये सेट ऑफ 3 वेक्टर्स जो हमें दिए गए हैं वो क्या है, R3 के अंदर मौजूद हैं। R3 मतलब ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, 3 मैट्रिक्स एक b बेस के अंदर 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो मतलब उस बेस का जो रैंक है वो 3 है। सो हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ अगर R3 देखते हैं तो वो भी 3 है, विच मीन्स दैट द 3 वेक्टर स्पैन्स R3 के, इस R3 के अंदर ये तीनों वेक्टर्स जो हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, वो इसके अंदर लाई करते हैं। जब इसके अंदर लाई करते हैं तो b जो है वो बेसिस हैं किसके लिए, R3 के लिए। नेक्स्ट वन हमने सेकंड पॉइंट जो है वो प्रूव करना था कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे फॉर दिस वन -1 5 एंड 3 जिसके विद रिस्पेक्ट टू बेस, इसके हवाले से। सो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है कि हमने जो भी वेक्टर स्पेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू बी बेसिस हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो उनके लिए फार्मूला क्या होता है, v इंटू v1 v डॉट v1 डिवाइडेड बाई v1 डॉट v1 v डॉट v2 डिवाइडेड बाई v2 डॉट v2 डॉट, और साथ में क्या होता है कि अप टू v डॉट vm डिवाइडेड बाई vm डॉट vm। सो यहाँ पे क्योंकि 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो हम v1 से लेकर v2 और v3 तक हमारी 3 वैल्यूज़ होंगी। सो हमारे पास फार्मूला जो होगा, और वेक्टर स्पेसेस के लिए जो हमारे पास दिया हुआ था -1 5 3, उसकी जगह हमने वेक्टर स्पेस की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी और हमने अपना फार्मूला जो है वो मॉडिफाई कर दिया।
अब हमने स्टार्टिंग लेना है आपकी फर्स्ट टर्म से, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करना है सेकंड टर्म के लिए एंड थर्ड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म में क्या है कि v डॉट v1 हमने लेना है। सो v हमारे पास दिया हुआ था -153 जो हमने लिख दिया, इसका डाट लेना है v1 के साथ। v1 जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था b के अंदर, तो उसका हमने मैट्रिक्स लिया, इन दोनों का डाट लिया, तो आंसर हमारे पास -4 आया। v1 डॉट v1 लिया तो आंसर हमारे पास 2 आया। इनको इक्वेशंस बना दो और उसके बाद अब सेकेंड टर्म की बारी। सेकेंड टर्म में v डॉट v2 फाइंड करना है, तो उसके लिए इन दोनों का डाट लिया, वैल्यूज़ आंसर जो हमारे पास निकली वो 18 था। और उसके बाद क्या था, डिवाइडेड बाय v2 है, सॉरी v2 डॉट v2 है, तो उसके लिए क्या कर लिया, इन दोनों का डाट करके हमने, हमारे पास जो आंसर आया वो 18 था। सो इसको भी इक्वेशंस का वैल्यू दे दिया, का नाम दे दिया। इसके अलावा क्या था, इक्वेशन ए में जो थर्ड वैल्यू थी, थर्ड टर्म, उसके लिए वैल्यू फाइंड करना है v डॉट v3 डिवाइडेड बाय v3 डॉट v3। इसके लिए इसकी भी डॉट लेके v के साथ v3 के साथ और v3 का v3 के साथ डॉट लेके इसके आंसर्स निकाल लिया। इक्वेशन सारे नाम दे दिया और इन सारी इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके पुट करना है इक्वेशन ए में। जब इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो -4/2, 18/18 एंड 9/9 का आंसर आएगा। और इसको कटिंग से ये 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 and 2, so -2, 1 and 1, these are 3 coordinates for the vector space -1, 5 and 3। तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया। दूसरी वैल्यू भी जो हमें दी हुई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर स्पेसेस। इसमें आपका कवर हो जाता है वेक्टर स्पेसेस भी, इसके ऑर्थोगोनल सिस्टम भी आपके पास आ जाते हैं और इसके अलावा ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम भी आ जाता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। तो ये टॉपिक्स जो है इसमें कवर हो रहे हैं, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।